हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरह अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं शिव कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में देखेंगे अंतःपरद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज, संरचना और इसके कार्य को। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और जिन्होंने नहीं किया उनको भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त होती है। तो प्लीज जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कोई पैसे थोड़े लगते हैं, फ्री सब्सक्राइब। तो आप भी इस फ्री का आनंद उठाए। आपके जो साइड में लाल कलर का बटन है इसको दबाकर ब्लैक कर दिए, ये एक जादू है, आप रेड से ब्लैक कर सकते हैं। तो बिना कुछ देरी करते हुए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में देखेंगे हम अंतःपरद्रव्य जालिका, या इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि इसके बारे में बात की जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपरद्रव्य जालिका होती है वह यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक क्या होती है? हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक अर्थात केंद्रक के आधार पर दो कोशिकाओं को बांटा गया है। हमने दो जो कोशिका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक है इनकी वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, जो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वह वीडियो देख सकते हैं, आपके अच्छी तरह समझ आएगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। तो चलिए देखते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। इसका वर्णन या इसकी खोज सर्वप्रथम के.आर. पोर्टर ने की थी। यह केंद्रक के बाहर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह केंद्रक के बाहर केंद्रक आवरण से लगा हुआ मिलता है। आकृति के आधार पर यदि बात की जाए, आकृति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट सिस्टर्नी, ये आपको जो दिख रही है इस प्रकार की, यह सिस्टर्नी। और सेकंड नलिकाएं, नलिका के आकार की, ये जो आपको दिख रही है। देखिए सिस्टर्नी क्या होती है? ये लंबी, आपको दिख रहा है लंबी चपटी शाखा विहीन। शाखा विहीन का मतलब क्या है? ये बटी हुई नहीं होती, अर्थात ये शाखाओं में जो शाखा होती है ब्रांचेज में बटी नहीं होती, ब्रांचेज में डिवाइड नहीं होती। और जो आपकी वेसिकल ये नलिकाएं है, नलिकाएं शाखाएं में बटी हुई होती है, शाखाओं में डिवाइडेड होती है। और ये जो आपकी सिस्टर्नी होती है ये शाखाओं में नहीं बटी होती है, अर्थात ब्रांचेज में डिवाइड नहीं होती। तो देखिए नंबर फर्स्ट है, यदि आकृति के आधार पर बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, फर्स्ट है सिस्टर्नी। ये लंबी चपटी तथा शाखा विहीन होती है, आपको ये इस प्रकार दिख रही होंगी, ये सिस्टर्नी है। नंबर सेकंड नलिकाएं, ये शाखाहित अर्थात शाखित होती है तथा जालिका बनाती है। आप जो देख रहे हैं शाखा सहित, जो शाखा से आप देख रहे हैं इनकी शाखाएं निकली हुई है, ब्रांचेज निकली हुई है, ये क्या है? ये है आपकी नलिकाएं। और थर्ड है वेसिकल्स, ये अंडाकार रचनाएं होती है, आपको ये अंडाकार रचनाएं दिख रही होंगी, ये है वेसिकल्स। और यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति को बात की जाए तब ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको कहते हैं SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब चिकने अंतःपरद्रव्य जालिका। चिकनी क्यों होती है? क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते, इसलिए इनको चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सेकंड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में कहते हैं RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक क्या होती है? क्योंकि इनके सरफेस पर राइबोसोम, आपको देखो ये आपको दिखाई दे रही होगी डायग्राम में, ये आपको रफ दिखाई दे रही है, रफ खुरदुरी, और ये आपको स्मूथ चिकनी दिखाई दे रही है। तो राइबोसोम के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। जैसा यह है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक क्यों होता है? क्योंकि उनकी सरफेस पर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी सरफेस चिकनी होती है, अर्थात उनके जो सरफेस होती है उन पर राइबोसोम चिपके हुए नहीं होते। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कार्य पर बात की जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य है? RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम द्वारा
जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी सरफेस पर राइबोसोम चिपके होते हैं और राइबोसोम का क्या कार्य होता है, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन का निर्माण करना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। सेकंड इसका कार्य है एटीपी का संश्लेषण। जो एटीपी होती है उसका संश्लेषण में यह भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और थर्ड है यह कोशिका द्रव्य को यांत्रिक आधार प्रदान करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह कोशिका को आंतरिक सहारा या आधार है उसे प्रदान करता है। यदि इसके डायग्राम पर बात की जाए, आपने हमारी वीडियो देखी होगी कोशिका वाली। यदि कोशिका वाली आपने वह वीडियो नहीं देखी तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। हमने उसमें बताया है ये क्या है, ये केंद्रक है। केंद्रक के बाहर ये केंद्रक आवरण है और केंद्रक आवरण से ही मिलता हुआ एक संरचना मिलती है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, जिस पर राइबोसोम लगे हुए होते हैं इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक या खुरदुरी अंतःपरद्रव्य जालिका कहते हैं, और जिन पर राइबोसोम नहीं होते उन्हें चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो बहुत आसान सी यह वीडियो थी और आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है बायोलॉजी की विभिन्न शाखाओं के बारे में और जो हमारी सेल्स है उनके कोशिकांगों के बारे में। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी प्रकार की आसान भाषा में वीडियोज मिलने वाली है। तो आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब में आपको कोई पैसा नहीं लगता। धन्यवाद।